हे गाइस, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है समीर सिंघल और आज के सेशन में गाइस हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकार के साथ साथ हम बाकी अन्य चीज़ों पर भी बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं फंडामेंटल राइट्स से। तो ये जो सेशन है आप लोगों का, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 पार्ट्स में ही आएगा, जिसमें कि हम पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन रहेगा। सो आने वाले 2-4 दिन हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होगी कि देखो, हम बात करते हैं जब मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो है वो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप सीडीएस एग्जाम को ले लें या फिर आपका जो है एफकेट एग्जाम को ले लें, तो सब जगहों पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत क्या है। ठीक है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो उन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सबसे निवेदन है, आप सब एक बार क्या कर देंगे, सेशन को सबसे पहले क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पर शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद सेशन को लाइक कर देंगे और साथ साथ जो है भाई अपने आंसर्स तो कमेंट आप करते रहेंगे और कमेंट करना ना भूलिएगा, जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखें। और एक बार आप लोगों को यहाँ पर शेड्यूल दिखा देता हूँ गाइस। मेरा जो शेड्यूल है यहाँ पर, ये पूरी टीम का शेड्यूल है सुबह से शाम तक, और इसमें जो मेरा शेड्यूल है वो है 1:30 से 2। तो 1:30 से 2 में आता हूँ और यहाँ पर हम एफकेट और सीडीएस के लिए हम तैयारी यहाँ पर करते हैं गैस। और इसमें मैं जनरल स्टडीज़ आप लोगों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद 4 बजे का जो सेशन है वहाँ पर हम सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर सीपीओ और एफकेट मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कीजिए। जनरल स्टडीज़ को मेरे साथ शुरू कीजिए और उसको डिस्कस करके उसको तैयार कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। फॉर द रेफरल कोड यूज़ Y203। चलिए, तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो है बात आ जाती है किसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकार जो हैं, इन पर जब हम चर्चा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स पर जब हम चर्चा करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके संविधान का। संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। हमारे संविधान में टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने भाग हैं, 25 भाग। और 25 भाग में से भाग 3 में क्या आता है, भाग 3 में आते हैं गाइस हमारे मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बात इसमें की जाती है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो आते हैं 14 से 32। ये कंफ्यूजन ना बच्चों को बहुत बार रहता है। बच्चे कई बार कहते हैं सर पार्ट 3 में तो 14 से 32, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स तो फिर 12 से 35 तक हुए ना। ऐसा नहीं है, 12, 13 और अनुच्छेद 33, 34 और 35 में जो जिक्र है वो आगे करूंगा मैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक इनका जिक्र किया गया है। इसके बाद अगली चीज आ जाती है कि इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। अब ये बात आ जाती है कि इस शब्द को यहाँ पे यूज क्यों किया गया। तो देखो एक बात समझो, 1215 एडी की बात है। आपका जो इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड में एक राजा होता था जिसका नाम था जॉन। इसका नाम क्या था, जॉन। जॉन ने अपनी जनता को क्या दिए, उसने अपनी जनता के साथ एक डील साइन करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके तहत अपनी जनता को क्या दी, फ्रीडम। अपनी जनता को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं उसने प्रदान करी, जिसमें कि टैक्स से स्वतंत्रता थी, अपना काम करने की स्वतंत्रता थी, राजा के प्रति जो है अपना जो है व्यक्तिगत भाव रखने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वतंत्रताएं दी गई। कब, 1205 में, यानी आज से 805 साल पहले। तो ये स्वतंत्रताएं जब दी गई, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। वैसे मैग्ना कार्टा जो होता है ना, इसका एक और तात्पर्य होता है, मैग्ना कार्टा का एक मतलब ये भी होता है कि वो चीज जिसमें कोई बदलाव ना किया जा सके। तो आप एक बात और जान लीजिए कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आपको कोई भी चेंजेस बहुत मुश्किल किए जा सकते हैं। दूसरी चीज है, ये गाइस आपको क्या होते हैं, गारंटीड होते हैं।
ये कैसे होते हैं, आपको गारंटीड होते हैं, इनकी आपको गारंटी दी जाती है कि ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो प्रैक्टिकली तौर पर आप कहोगे कि सर नहीं होता ऐसा, लेकिन संविधान ये कहता है कि भैया ये तो मिलेगा। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात भी करेंगे। जब गारंटी की बात आ जाती है तो गारंटी के साथ साथ फिर हम बात करते हैं रिट्स, क्योंकि गारंटी तभी तो होगी ना जब इस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। जब फंडामेंटल राइट्स पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा होगी, तभी तो यहाँ पर आपका जो है रिट्स का उपयोग किया जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कैसे हैं, ये हैं आपके गारंटीड हैं, इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा की जाती है। और न्यायिक समीक्षा जो होती है ये इस प्रकार की होती है कि यहाँ पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस केस में आपकी जो अदालत है वो क्या लगाएगी, रिट लगाएगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। अब कौन से केस में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कौन से केस में आप हाई कोर्ट जाओगे, वो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों का आपको जो है गारंटी दिया गया है संविधान द्वारा कि ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आप ये कहोगे कि ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया है आपका यूएसए। ये प्रोविजन कहां से लिया गया है, आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, जहां का संविधान सबसे पहला संविधान माना जाता है। क्लियर है यहां तक की बात। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात आती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ रिट्स कहां से लिए गए, तो रिट्स आपने लिए हैं यूके से। कहां से लिए हैं, यूके से लिए हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन से लिए हैं आपने रिट्स। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात आप सबको समझ में आई होगी। तो ये आपके पहले 4 पॉइंट्स हैं, इनको सबको ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स आपके भाग 3 में आते हैं, भाग 3 12 से 35 तक आता है। उसके बाद मौलिक अधिकार जो होते हैं ये 14 से 32 तक आते हैं। इसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्ना कार्टा एजुकेशन में किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं वुड्स डिस्पैच को। किसको कहते हैं, वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। उसके ऊपर फिर कभी एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें इसमें हम वुड्स डिस्पैच को डिस्कस करेंगे। और ये आया था कब, आपका 1854 के समय में आपके जो है यूनिवर्सिटी और एजुकेशन से संबंधित काफी सुधार लाए गए थे डलहौजी के समय में, तो उसी समय वुड्स डिस्पैच आया था। उसको एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद ये प्रोविजन कहां से लिया गया, ये लिया गया है आपका यूएसए से। रिट्स का प्रोविजन कहां से लिया गया है, आपका यूनाइटेड किंगडम से। जुडिशियल रिव्यू जो मैंने बात बोली, इसका प्रोविजन कहां से लिया गया, तो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का प्रोविजन भी आपका यूएसए से लिया गया है। तो इन सभी बातों को जो है कंपाइल करके आप लिखते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाद में रिवीजन के लिए। वीडियो तो रहेगी आपके पास, ठीक है, तो चाहे अभी बना लो चाहे बाद में एक बार दोबारा बना लेना, लेकिन बनाना जरूर, क्योंकि नोट्स बनाए बिना जो है एक संतुष्टि नहीं आती, बार बार रिवीजन करने की चाह रहती है। अब बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 के बारे में। देखिए हम हमेशा जो है सीधा आर्टिकल 14 पे पहुंच जाते हैं और वहां से शुरुआत कर देते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा, भैया ये तो बताओ आर्टिकल 12 क्या है। तो 12 के बारे में सुनिए, 12 में क्या आता है, 12 में आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। किसकी डेफिनेशन पूछी है, स्टेट्स की। 12 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो स्टेट शब्द है, इस स्टेट शब्द का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना। स्टेट शब्द का मतलब होता है आपका यूनियन। यूनियन के बाद आपके राज्य यानी कि स्टेट्स, उसके बाद आपके यूनियन टेरिटरीज यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी लोकल बॉडीज यानी कि आपकी नगर पालिका, पंचायत यानी कि स्थानीय सरकार, जो स्थानीय सरकार होती हैं वो सब आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकल बॉडीज के बाद, तो अगला आ जाता है आपका यहाँ पर पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज इसमें आ जाएंगी यानी कि सरकारी कंपनियां, या फिर इसमें आ जाएगी आपकी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं किसमें, ये सब आ जाती हैं आपके अनुच्छेद 12 के स्टेट शब्द में। तो स्टेट शब्द किसको डिफाइन करता है, स्टेट शब्द इन सभी को डिफाइन करता है जो भी पॉलिसी मेकर हो। भाई आप एक बात सोचो, आप भारत में रहते हो और भारत में रहने के लिए आपको एक सरकार चलाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कैसी भी हो, चाहे वो आपकी यूनियन यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट हो, उसके बाद चाहे वो आपकी राज्य की सरकार हो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके बाद चाहे फिर वो आपका जिला परिषद हो,
उसके बाद अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत हो, तो किसी ना किसी तरह आप किसी ना किसी एक अथॉरिटी के संपर्क में होते हैं जो कि आप लोगों के लिए स्कीम्स या पॉलिसीज को लागू करता है या उन्हें बनाता है। ठीक है, अब एक बात सोचो, जब ये सब जो हैं ये सब पॉलिसी मेकर्स हैं, तो इन्हीं की डेफिनेशन किस में दी गई है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 और 13 कैसे रिलेटेड है वो अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप अनुच्छेद 12 में ध्यान रखिए कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की परिभाषा को बताया गया है। यहां तक की बात आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या कहता है गाइस? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुनिएगा समझिएगा क्या कहना चाहता है। कई बार हम इसको स्किप कर देते हैं, स्किप करना नहीं होता, पढ़ना होता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये कुछ ऐसी कंडीशंस रखता है किसके सामने? स्टेट्स के सामने। स्टेट्स कौन है वो मैंने आपको अभी अभी बताया, स्टेट्स कौन है। तो ये क्या करता है? अनुच्छेद 13 क्या रखता है? कुछ कंडीशंस रखता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देता है। किसको? स्टेट्स को देता है। क्या करने के लिए? कि भाई आप कोई भी पॉलिसी बनाएं। ये कौन है? ये पॉलिसी मेकर्स है ना। ये कौन है? ये आपके पॉलिसी मेकर्स हैं। तो आप कोई भी पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी, उस नीति को बनाते समय, उस स्कीम को बनाते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, दैट यू शुड नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट। यू शुड नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट। आप किसी भी मौलिक अधिकार का हनन ना करें। ये कहता है अनुच्छेद 13। किसको कहता है? स्टेट्स को कहता है। स्टेट्स कौन है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 12 में समझाया है। तो ये होता है आपका अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? 12 कहता है कि स्टेट्स होंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स कौन कौन होंगे वो सब यहां पर इसने बताया। उसके बाद अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भाई कंडीशंस बताता है। किसके लिए कंडीशंस बताता है? स्टेट्स के लिए। क्या बताता है? कि आपको क्या करना होगा? पॉलिसीज बनानी होगी। आप पॉलिसी बनाओगे तो पॉलिसी बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना करो। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। अभी 2016 में इस एग्जाम्पल को समझिएगा। आपकी एक कंपनी आई थी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो कंपनी आई थी। रिलायंस जियो में जो मुकेश अंबानी साहब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे भारत को फ्री में एक तो सिम दिया और फ्री में इंटरनेट दिया, ठीक है। और इसके कारण जो है डिजिटाइजेशन भारत में शुरू हो गया। डिजिटाइजेशन का एक जो है रिवॉल्यूशन भारत में यहाँ पे शुरू हो गया। लोगों ने भर भर के सिम खरीदे और काफी इंटरनेट यूज किया। 5, 6, 7, 8 महीने तक फ्री इंटरनेट लोगों ने सबने जम के यूज किया। अब क्या होता है? जब ये सिम और ये इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, तो क्या जियो कंपनी ने ये कहा कि हम ये जो पॉलिसी है ये हम केवल जनरल पब्लिक के लिए ला रहे हैं या हम ये केवल ओबीसीज के लिए ला रहे हैं? ऐसा तो नहीं था। उन्होंने तो भाई सबके लिए ओपन करा। अगर वे ऐसा कहते कि भैया ओबीसी, एससी, एसटी को उनके आधार कार्ड देखकर सिम नहीं दिया जाएगा, तो उनके ऊपर जो है वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का क्या लग जाता? चार्ज लग जाता। इसका सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपकी कोई भी स्टेट्स यानी कि यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। यही कहता है अनुच्छेद 13, या उनको हिदायत देता है कि आप किसी भी मौलिक अधिकार का हनन ना करें। ये बातें बताता है कौन? आर्टिकल 13 बताता है। तो एक बार मैं यहाँ पर बच्चों से बात कर लेता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भाई। हरीश, स्नेहा, रॉ एजेंट और गांगुली, विकास और अन्य सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत बहुत अभिवादन भाई सेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 13 और 12 की हमने बात करी। अब आगे बात करेंगे। अगला है अब आर्टिकल 14, ठीक है। अब क्या शुरू होता है गाइस? अब शुरू होता है आपका आर्टिकल 14, यानी कि आपका पहला मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 क्या आते हैं? ये आते हैं आपके पहले मौलिक अधिकार आते हैं, जिनको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्या कहते हैं? राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं समानता का अधिकार। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। और सबसे पहली चीज आती है आपकी आर्टिकल 14। सबसे पहली चीज क्या आती है? आर्टिकल 14 आती है, यानी अनुच्छेद 14 आता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 14 को सुनिएगा, आर्टिकल 14 को सुनिएगा। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दो बातें आपका आर्टिकल 14 इस अनुच्छेद में कहता है। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसको समझाने से पहले आपको एक चीज समझा दूं, हमेशा ध्यान रखो कि आपका सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता। समानता का अधिकार आपके पास है और इसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में किया गया है और आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि कानून के समक्ष समानता। क्या कहते हैं? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? समझिए भाई, आप चाहे अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी कम्युनिटी, इसके बाद किसी भी जेंडर, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो, ठीक है, आप क्या हो? कानून के समक्ष बराबर हो। आपके लिए कानून की किताब में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। आप हैं, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है जो भारत का नागरिक है वो, और जो भारत का नागरिक नहीं भी है वो भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। मैंने यहां पर एक बात बोली है कि आप चाहे भारत के नागरिक हो या ना हो, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हो। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आपको यहां पर एक बात मैं बता दूं, वो आगे और डिस्कस करूंगा मैं उस चीज को। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नॉन सिटीजन होता है, जो एक नॉन सिटीजन होता है, जो भारत का नागरिक नहीं होता, जो एलियन कहलाता है, उसको कौन कौन से अधिकार नहीं दिए जाते। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसको 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे 5 अधिकार हैं जो कि एक नॉन सिटीजन को नहीं दिए जाते। ये केवल और केवल एक नागरिक को दिए जाते हैं जो भारत का नागरिक है, जिसके पास सिटीजनशिप है। तो ये चीज आ जाती है किसमें? आपके 15, 16, 19, 29 और 30 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की दोबारा से। तो क्या कह रहा है कि भाई चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या कोई भी लिंग हो, आप कानून के समक्ष बराबर हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा है? सुनिएगा। एक्सेप्शन ये है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है। एक हैं आपके राष्ट्रपति साहब और एक हैं आपके गवर्नर साहब, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, और एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इन दोनों को आर्टिकल 361 के तहत क्या किया गया है? इससे बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब समझो। बाहर रखने का मतलब यह है कि जब तक ये लोग अपने पद पर बैठे हैं तब तक आप इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये कहता है आर्टिकल 361। बाकी हम बाकियों के बारे में बात करें, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी में पहला हमने पढ़ा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ। समझिएगा भाई, आपने जो है, मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया और वो मर्डर उसने कैसे किया? जानबूझ के किया, ठीक है। उसने जो है पूरा षड्यंत्र बनाया और षड्यंत्र बनाकर किसी व्यक्ति को मार दिया। तो वो क्या हुआ? वो एक मर्डर हुआ। अब ऐसी ही दूसरी स्थिति ये हुई कि किसी व्यक्ति पर हमला हुआ और उसने अपना बचाव करने में जो व्यक्ति हमला कर रहा था उसके सिर में कुछ रॉड मार दिया, कुछ मार दिया और वो मर गया। तो ये भी एक मर्डर हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? ये हुआ सेल्फ डिफेंस। और वो क्या हुआ? वो हुआ कॉन्स्पिरेसी। तो दोनों ही चीजें जो है मर्डर हैं। लेकिन यहां पर जो ये दूसरा वाला पॉइंट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये वाला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये कहता है, ये देखता है कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में काम किया गया है, उसके बाद आपकी सजा तय करेगा। उससे पहले भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि चाहे आप कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी पद पे बैठे हो, आप कानून के समक्ष बराबर हैं। आपके लिए कानून में एक ही सजा है जो बाकी अन्य लोगों के लिए है। तो आर्टिकल 14 आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को यहां तक की? आगे बात करते हैं, अगली चीजों पर चर्चा करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये आपका आर्टिकल 14, और ये आपका कहां से, अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर कहां से लिया गया, तो ये लिया गया है आपका यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से।
अगली चर्चा करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 को समझिएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 15 ये कहता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, race, religion, gender, place of birth is prohibited। भाई क्या कहता है? सुनिएगा। कहता है कि भारत में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी रंग भेदी है, वो कौन कौन से आधार पर? सबसे पहले आपकी जाति, आपका रंग, आपका धर्म, आपका लिंग और आपके जन्म के स्थान पर आपके साथ भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपका किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 15। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है, अभी पिछले साल आई थी आयुष्मान खुराना की, तो वो जरूर देखिएगा, काफी अच्छी पिक्चर है। तो कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 15। लेकिन इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में एक और चीज आ जाती है, एक क्लॉज और आता है। वो ये कहता है कि अगर हमारे भारत में जो महिलाएं रहती हैं या फिर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, कोई संप्रदाय ऐसा रहता है जिसको आपके एजुकेशन बेस यानी कि शैक्षिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर, समझे बात, दो आधार बनाए गए हैं। एक बनाया गया है एजुकेशन यानी कि शैक्षिक और दूसरा बनाया गया है आर्थिक। तो इन दोनों परिस्थितियों के हिसाब से अगर किसी संप्रदाय या महिलाओं को या बच्चों को किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत है तो उसके लिए भी प्रावधान बनाने का अधिकार इस अनुच्छेद 15 में किसको दिया गया है? हमारी संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है, जिसका यहां पर इस्तेमाल करके हमारी पार्लियामेंट ने, आपको याद होगा, पिछले साल 103वां संशोधन किया था, 103rd अमेंडमेंट किया था, और यहां पर EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन बढ़ाकर दिया गया था। जो पहले 49% होता था वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 59, क्योंकि EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन यहां पर दिया गया था। तो यहां पर आ जाती है किसके बारे में बात? यहां पर आ जाती है आपके आर्टिकल 15 के बारे में बात। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। तो भैया किसी के साथ भी भेदभाव मत करो, वे भी भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ना कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेशी है, ना कोई यहाँ पे राजस्थानी है, यहाँ पे सब भारतीय हैं। इसके बाद अगली बात आ जाती है आर्टिकल 16 के बारे में, अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो यहाँ पर एक बच्चा ने अभी अनुच्छेद 15 में क्या लिखा था? इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 15 में नहीं, अनुच्छेद 16 में आता है। तो इसमें क्या आता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज क्या कहता है भाई? सरकारी नौकरियों में आपको सम्मान अधिकार मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरियों में सम्मान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 16 ये बात कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? कि सरकारी नौकरियों में समान अधिकार। यानी क्या मतलब हुआ? यानी मतलब हुआ कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वहां पर हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब आप सबके मन में एक ही बात फूट रही होगी और वही बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिएगा, जो रिजर्वेशन आता है, जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसका जिक्र अनुच्छेद 15 और 16 के क्लॉजेस में दिया गया है। और वो मैंने अभी आपको 15 में बताया भी है कि अगर हमारे भारत में महिलाओं, बच्चे या किसी संप्रदाय को शैक्षिक या आर्थिक तौर पर मदद की आवश्यकता है, बढ़ावे की आवश्यकता है, तो संसद उसके लिए कार्यवाही
कर सकती है। और इस प्रकार से रिजर्वेशन आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में किया गया है। जब हमारा 103rd अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 103वां संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इन दोनों में चेंजेस किए गए थे और आपका 10% का रिजर्वेशन क्या किया गया था? इंक्रीज किया गया था, जिसमें कि आपके ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो यहां तक की बातें आई होप सबको क्लियर होंगी आर्टिकल 15 और 16 से संबंधित। तो 15 में क्या आता है गाइस? 15 में आता है डिस्क्रिमिनेशन और 16 में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस। यहां तक की बातें अगर आप देखो तो मैंने सबसे शुरुआत में एक चीज लिखी थी, राइट टू इक्वालिटी, और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में क्या आती है? केवल और केवल समानता आती है। तो आपको जो मौलिक अधिकार याद करने हैं ना, वो ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में कौन कौन से आते हैं? 14 से 18। तो हमेशा याद रखो, जब भी 14 से 18 की बात होगी तो उसमें किसी ना किसी प्रकार की समानता की बात होगी। चाहे वो बात होगी आपके लॉ में समानता, चाहे वो बात होगी कि भाई आपका जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, या फिर आपकी बात होगी नौकरियों में भी आपको समान अधिकार। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत अछूत को क्या किया गया है? यहां पर प्रतिबंधित किया गया है। अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। भारत में छूत अछूत को क्या किया गया है? खत्म किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और ये क्या है? ये भी भाई एक प्रकार की समानता। भाई पहले क्या होता था? पहले समय में जो है अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ण बनाए गए थे। भाई तुम नीची जाति के, हम ऊंची जाति के, इस तरह से यहाँ पर वर्णों को बनाया गया था। लेकिन अब क्या है? अब हमारा संविधान ये कहता है कि भाई ऑल आर इक्वल। आप किसी के काम के आधार के हिसाब से उसके साथ छूत अछूत वाला कार्य नहीं कर सकते। और अगर आप करना चाहते हो और आप ऐसा सोच रहे हो करने की, तो बेटा मत करना, क्योंकि इसके जो कानून हैं वे बड़े सख्त हैं। और 1989 में एक कानून आया था, 1989 में एक कानून आया था जिसका नाम था SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। इसका नाम क्या था? SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। और इसके तहत यदि अगर कोई व्यक्ति किसी नीची जाति यानी SC/ST के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उसके घर आएगी पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी, ना कोई वारंट ना कुछ, और अच्छी खासी मरम्मत होगी। और यहाँ पर नॉन बेलेबल जो है इसको लेकर जाएंगे, यहाँ पर बेल भी आसानी से आपको नहीं मिल सकती। तो इसके कानून बड़े सख्त हैं, इसलिए इसको फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखिएगा, कानून बड़े सख्त हैं इसलिए फॉलो करना मस्ट है। तो आर्टिकल 17 में गाइस इसी का जिक्र किया गया है, अनटचेबिलिटी को यहाँ पे खत्म किया गया है। आप बात समझ में आ रही है भाई? गांगुली, रॉय जेंट, अमित कुमार, सभी बच्चे जितने पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हो तो अच्छे से सेशन को समझ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सेशन को शेयर और लाइक करते रहा करो। ठीक है, ये बार बार कहलवाया मत करो। अगला पढ़ते हैं, आखिरी आर्टिकल है आज का, आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 में क्या आती है? इसमें आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। इसमें क्या आता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल आता है, यानी कि उपाधियों का बहिष्कार। अब आप कहोगे सर किस प्रकार की उपाधि? तो सुनो भाई, पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो लोग होते थे, उनको अंग्रेज वगैरह उपाधि दे दिया करते थे, या फिर कोई दूसरी स्टेट कोई उपाधि दे देती थी। जैसे कि जमनालाल बजाज साहब को उपाधि दी गई थी राय बहादुर। किसकी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर। या फिर जो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी जिनका नाम था अमृत कौर, हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी भारत की? उनका नाम था अमृत कौर। तो अमृत कौर के नाम के पहले क्या लगा होता था? राजकुमारी। क्या लगा होता था? राजकुमारी। लेकिन भाई अब भारत में रजवाड़े तो रहे नहीं, भारत की रियासतें तो खत्म, तो आप कहां की राजकुमारी? तो अमृत कौर ने जब ये आर्टिकल 18 को डिस्कस किया जा रहा था, तो अमृत कौर ने खुद अपने नाम के आगे से राजकुमारी को हटाया। उन्होंने कहा शुरुआत मैं अपने से ही करती हूं, क्योंकि इसको खत्म करना जरूरी है। तो भारत में अगर आपको कोई उपाधि दी जा रही है जो आपको मेहनत से ना मिली हो, तो उस उपाधि को आप अपने नाम के आगे लगा के घूम
नहीं सकते। ऐसे मतलब जैसे ऐसे समझो कि गली मोहल्ले में किसी को कहते हैं ना प्रधान जी, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने नाम के आगे प्रधान जी लगा के घूमने लगे और सबसे कहे कि भाई मुझे प्रधान जी कहो, तो भाई कहाँ का प्रधान, ठीक है, कहीं का प्रधान है थोड़ी। तो इस तरह से उपाधियां नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन कौन सी उपाधि रख सकते हो? जिसमें आपने मेहनत करी है। अगर आप किसी पद से रिटायर्ड हो, आप किसी पोस्ट से रिटायर्ड हो, तो आप अपने नाम के आगे बिल्कुल लगाओ। भाई आप लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल जो भी हो। उसके बाद आप पुलिस के किसी पद से रिटायर हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, एसएचओ, सीओ, जो भी हो आप किसी भी पद से जो आपने मेहनत से हासिल किया, या फिर आधे से ज्यादा जनता आजकल क्या है, इंजीनियर, तो भैया आपको भी अधिकार है कि आप अपने नाम के आगे क्या लगाएं, इंजीनियर लगाएं। कुछ लोगों को देखा भी होगा आप लोगों ने, ईआर लगाते हैं, ठीक है, चाहे पंखा सही, चाहे ट्यूबलाइट मोड़ घुमा के निकालनी ना आती हो, लेकिन ईआर लगा के घूमते हैं। तो ये होती हैं उपाधियां। तो भैया मेहनत की है, क्योंकि 48 पेपर क्वालिफाई करे हैं, तो लगाओ, बिल्कुल लगाओ इंजीनियर, कोई मना नहीं करेगा। तो इस तरह की चीजें आती हैं गाइस, किसके बारे में, इसके बारे में बात समझ में आती है। किसके बारे में? आपके आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आपके पास कोई अवार्ड है, आप जो हैं भाई किसी अवार्ड से नवाजे गए हो, आप वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, या फिर शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, कोई अवार्ड मिला है, भारत रत्न, तो भैया लगाओ अपने नाम के आगे, वो आपने मेहनत करी है। तो मेहनत से मिली चीज को कभी गवारा मत करो, उन अवार्ड्स को आप लगा सकते हो। बाकी उपाधि आप और किसी तरह की उपाधि जो बाकी किसी स्टेट ने या किसी और जगह ने दी है, वो आप अपने नाम के साथ प्राइवेटली लगा के नहीं घूम सकते। और यही चीज कहती है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। और वो एक ही चीज क्या होती है? वो एक चीज होती है आपकी समानता, यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। भाई आप सब समान हैं, मैं आपके बराबर हूं, आप मेरे बराबर हैं, बस यही बात आप सबको ध्यान रखनी है। तो हम सब में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो ये कहता है आपका पहला मौलिक अधिकार, जिसको आज हमने गाइस यहां पर डिस्कस किया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 क्या बताता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद 16 आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक सर्विस, यानी कि नौकरियों में समान अधिकार। 17 बताता है कि भैया किसी के साथ जो है ऊंच नीच की बातें मत करो, अनटचेबिलिटी को खत्म करो। और 18 के बारे में क्या कहता है? 18 के बारे में कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का बहिष्कार। तो ये आ जाता है 14 से 18 तक। तो ये है आपका पहला मौलिक अधिकार गाइस, ठीक है। आई होप आज का सेशन सबको समझ में अच्छे से आया होगा। और यहां पर जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है यहाँ पर किसके बारे में जिक्र किया गया है? इक्वालिटी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे, कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आगे, यानी कि आपके स्वतंत्रता के अधिकारों को, और फिर आगे जो है धार्मिक और शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। जाने से पहले गाइज मेरे बैचेस आ रहे हैं एफकेट एंड टारगेट सीपीओ। टारगेट सीपीओ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, और एफकेट बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा जीएस, यानी कि जनरल स्टडीज का पार्ट, अपार्ट फ्रॉम द जनरल साइंस पार्ट। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ जुड़ के अपने एफकेट में जितना भी स्टैटिक पार्ट या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो है हमारा कोड है, मेरा कोड है रेफरल कोड, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इससे इस्तेमाल करके आपको जो डिस्काउंट मिलेगा गाइज, वो मिलेगा 77% का डिस्काउंट, ठीक है। तो होप टू सी यू ऑल इन दीज बैचेस। और आई होप आज का सेशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, है ना। और सब्सक्राइब जरूर करना जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हों। और बाकी बात करते हैं बच्चे गांगुली चौरसिया। ये जो बात है ये मैं हर बार बताता हूं कि जिसको जाना था, जहां जाना था वो जा चुका, ठीक है। तुम्हें भी अगर उनके पीछे जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे जितने यहाँ पे रहना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, भैया रोज आया करो। 1:30 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। 1:30 बजे की क्लास में हम एफकेट और सीडीएस के बारे में बात करते हैं। और बाकी मेरी क्लास 4 बजे होगी, वहां पर मैं हिस्ट्री से संबंधित बात करने वाला हूँ। वहां पे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल भाई विकास कुमार ने कहा आई एम इंजीनियर। भाई मैं भी इंजीनियर ही हूँ, ठीक है। मैंने अपने बारे में भी वही बात बोली थी जो बाकी सबके लिए यहाँ पे बोली थी। तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। चलिए, तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं 1:30 बजे। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा SSC Adda 24/7। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, एंड बाय गाइज।